तो आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे ना अपना, इसमें क्या करेंगे, पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा देहली आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, एक छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, एक एक नंबर दो दो नंबर में आते रहते हैं कि देहली आवृत्ति क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये क्या होती है, एक एग्जाम में आ जाए तो क्या लिख सकते हो, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, वो देखना है। जैसे हम लिखेंगे इसमें कि जो हमारा आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उत्सर्जन कर सके। हालांकि इंट्रोडक्शन में मैंने इसको आपको बताया था कि कैसे कैसे काम करती है ना। तो क्या क्या कर सके, उसे क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति बोलेंगे। इसको हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर कर सकते हैं म्यू या न्यू से कर सकते हैं। न्यू से करो आप, न्यू नोट से करते हैं, ठीक है, न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। कंडीशंस क्या क्या हैं ये देखना है कि, तो यहाँ पे ध्यान रखना है यदि जो इंसिडेंट आपका प्रकाश है, जो आपतित प्रकाश है, अगर उसकी आवृत्ति न्यू इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा, अगर कम है तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल मान सकते हैं कि, एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि मान के चलो कि कोई सरफेस है और सरफेस की जो न्यू नोट है वो आपकी 3 हर्ट्स है, और अगर इस पे हम न्यू को जो है 4 हर्ट्स हमें देना पड़ेगा, या 3 से ऊपर जाते ही 3.1 हर्ट्स देना पड़ेगा, तब इससे जो है आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर निकलेंगे फोटोन के रूप में। क्लियर? और इंसिडेंट फोटोन आपका जो है 4 हर्ट्स या 3 हर्ट्स का होना ही चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ये छोटा हो जाए तो क्या आएगा, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। तो देहली आवृत्ति में इतनी बात ध्यान रखनी है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये सभी के लिए फिक्स नहीं होती, ये सभी पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, सभी पदार्थों जो सभी सभी मैटर हमारे होंगे, न्यू नोट अलग अलग होती है। जैसे कैसे पता कर सकते हैं कि अलग अलग कैसे होती है भाई, देखिए, अलग अलग ऐसे होती है कि कोई आपका जो है सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, वो ज़्यादा जल्दी जल जाती है अपेक्षा गीली लकड़ी के। ठीक है, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन है बहुत कम है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये बात समझ में आती है? आगे चले। सेकंड पॉइंट, इसी को देखते हुए हम बात करते हैं आपका देहली वेवलेंथ, यानी देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है। ठीक है, तो देहली तरंग दैर्ध्य की जब बात करते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इंग्लिश में कभी लिखा आ जाए तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपने लिखना है कि भाई आपतित प्रकाश तो हो गई, जो आने वाला प्रकाश है, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जो किसी धातु क्या कर सके, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। सेम लाइन है, बस तरंग दैर्ध्य आएगी ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं, इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी होनी है। जैसे हम बता दें आपको कि जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है, जो तरंग दैर्ध्य और वेलोसिटी और वेव
फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है वो क्या है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन में न्यू, क्योंकि देहले की बात कर रहे हैं तो न्यू लैम्डा नोट न्यू नोट हो जाएगा, जहाँ पे सी क्या प्रकाश की चाल होती है, ये रिलेशन होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये बात ध्यान रखनी है। अब सेम कंडीशन इसमें भी है कि अगर लैम्डा जो आपतित प्रकाश आ रहा है उसकी लैम्डा बड़ी हो जाए लैम्डा नोट से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, हो जाएंगे, और अगर छोटी है तो नहीं होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, और अगर इक्वल भी है तब भी नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना, दोनों कंडीशन में, इसमें भी, ठीक है। तो ये आपका थ्री शोल्ड की बात चलती है। इसी को देखते हुए इन्होंने बनाया था वर्क फंक्शन क्या है ना, और उससे पहले हमने जो है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आपको लिखना है, तो अगर 2 नंबर में आ जाता है तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आप देखनिए क्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, तो प्रकाश की कणात्मक बोलेंगे, कणात्मक प्रकृति क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, क्वांटम का मतलब बहुत ही छोटी चीज़ों पे बात करना, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, पर जो है तो क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम कि दिया किसने था, प्लांक ने बताया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, कॉप्टन इफेक्ट अलग था, ये अलग था, ठीक है, सिद्धांत के अनुसार क्या होता है वो देखना है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों में के रूप में आगे बढ़ता है, ओके, बंडलों या पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है, ओके, इसमें होता क्या है, तो इस जो ये बंडल है, ऊर्जा के इस बंडल को क्या बोलते हैं, ऊर्जा के इस बंडल या पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, फोटोन या क्वांटम कहते हैं, क्वांटम मतलब क्वांटा भी कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ओके, क्योंकि होता क्या है, जो फोटोन की ऊर्जा है E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहां पर E क्या है, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, और H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, नियतांक, ठीक है, और न्यू क्या है, आपकी प्रकाश की आवृत्ति, ये ध्यान रखना है। तो ये कांस्टेंट है, तो इसके नए बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं अदर वर्ड में भी कि इनके अनुसार जो फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा उसकी आवृत्ति के, उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, एक बात। दूसरा जो ये एच की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एच की वैल्यू लिख सकते हो, ये होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू याद रखनी है। और तीसरा हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन, ये रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो शो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू होती है ना, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगी, एच सी अपॉन में लैम्डा, इससे क्या पता लगा, देखो एच भी कांस्टेंट सी भी कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ई इज इक्वल टू ये लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही नियम था आपका किसका, प्लांक का सिद्धांत था। तो कह सकते हैं फोटोन की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है,
यानी उल्टी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है भाई? हाँ ठीक है। तो आज जो हम इसमें फंक्शन क्लास में रखने वाले हैं वो यही रखने वाले हैं, बस ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे आज। ठीक है।